हेलो माय लवली स्टूडेंट्स आउट देयर, होप यू आर डूइंग गुड। आइए स्टार्ट करते हैं गवर्नेंस के अंदर चैप्टर नंबर 5 कमेटी, बोर्ड कमेटी। वन ऑफ द इंपॉर्टेंट चैप्टर है, एग्जाम में ना इससे 5 मार्क्स का क्वेश्चन प्रोबेबली आता ही आता है, सो डोंट मिस इट आउट। अच्छे से देखिएगा, पूरा समझेगा। ये पार्ट फर्स्ट है, फिर से पार्ट सेकंड थर्ड आएगा, याद देखिएगा। जो स्टूडेंट्स तीनों मॉड्यूल अटेम्प्ट कर रहा है या 2 मॉड्यूल अटेम्प्ट कर रहा है, उसके लिए सारे सब्जेक्ट्स पढ़ना एक दिन में थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। इसलिए NRK 9 आप लोगों को सीरीज बहुत बड़ी बना के नहीं देता है। ये जो भी आपके लिए लेक्चर्स रिकॉर्ड होते हैं, आपके लिए प्रोवाइड किए जा रहे हैं, एक्चुअली डायरेक्ट आपको वो एक प्रॉपर फॉर्मेट में किए जा रहे हैं ताकि आप एक प्रॉपर या 45 मिनट्स का एक प्रॉपर लेक्चर अटेंड कर सकें, ठीक है। एंड द रियलिटी, यू नो व्हाट, आप लोगों को याद होगा आपके स्कूल्स में भी 45 मिनट के लेक्चर्स होते थे। एंड मेरे जो एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स हैं वो तो इस बात को बहुत अच्छे से जानते हैं, ठीक है। सो विदाउट दिस टाइम स्टार्ट करते हैं सेशन। हम बात करने वाले बोर्ड कमेटी की। बहुत ध्यान सुनना, पहले सुना होगा, पहले पढ़ा भी होगा बहुत सारी बातें, लेकिन मैं यहाँ चाहता हूँ कि आपको याद हो जाए, आप देखते देखते इस सेशन को याद कर लें। जब हम बोर्ड कमेटी की बात करते हैं तो हम सबको पता है कि एक क्या होता है, एक स्मॉल वर्किंग ग्रुप होता है। स्मॉल वर्किंग ग्रुप का मतलब ये है यहाँ पर कि वो ऐसा ग्रुप जो कि बोर्ड ही, ऑफ कोर्स बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के जो बोर्ड मेंबर्स होते हैं उन्हीं को मिला के हम एक ग्रुप बनाते हैं, स्मॉल वर्किंग ग्रुप। और वो जो पर्टिकुलर ग्रुप होता है वो किसी पर्टिकुलर फील्ड में एक्सपर्टाइज्ड होता है। लेट्स एग्जांपल ऑफ इट। मेरे पास एक डायरेक्टर है जो मेरी कंपनी के अंदर वो मार्केटिंग स्पेशलिस्ट है, ठीक है। अब जब मैंने देखा कि हमारी कंपनी जो कि मार्केटिंग या पब्लिक रिलेशनशिप के अंदर वर्क करती है, ऑलराइट, मीडिया के साथ डील करती है, तो हमें एक ऐसा डायरेक्टर हमारी बोर्ड में तो है। बट यूजुअली हमारी कंपनी अंदर क्या प्रैक्टिस होती है कि अक्सर ये देखा गया कि हम मार्केटिंग और पब्लिक रिलेशनशिप को मेंटेन करने के लिए, यू नो व्हाट, हमें अक्सर क्या होता है, मीडिया को आंसर करना होता है। ऐसे डायरेक्टर को मैंने क्या करा, उठाकर एक कमेटी के अंदर बना दिया, क्योंकि ये कमेटी स्पेशलाइज्ड बन जाएगी जो मार्केटिंग से रिलेटेड इश्यूज या फिर पब्लिक रिलेशन से रिलेटेड इश्यूज को हैंडल करेगी। तो क्या कर रहे हैं हम यहाँ पर, हम देख रहे हैं कि एक स्मॉल वर्किंग ग्रुप होता है जिसको आइडेंटिफाई कौन करता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। ये अच्छे से आप जानते होंगे, ठीक है। अच्छा, जब बोर्ड डायरेक्टर्स को आइडेंटिफाई कर रहे हैं तो सर कमेटी में बैठने वाले मेंबर कौन होंगे? ऑफ कोर्स जो आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैं वो उनमें से सिलेक्ट किया जाएगा। कौन? मेंबर्स। किसके लिए? कमेटी के लिए, ठीक है सर। ये कर क्या रहे हैं बेटा, आप लोग जानते होंगे गवर्नेंस का जो रोल होता है, वीज ऑफ कोर्स बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का जो कंपनी को चलाने के लिए जो गवर्निंग रोल होता है उसको ये सपोर्ट करते हैं। तो क्या करते हैं, क्या है कमेटी? एक स्मॉल वर्किंग ग्रुप है जिसको आइडेंटिफाई कौन कर रहा है, विच इज आइडेंटिफाई द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एंड द कंसिस्ट इज द बोर्ड मेंबर। किस लिए कर रहे हैं? द सपोर्ट, कमेटी सपोर्ट्स टू whom बोर्ड ऑफ डायरेक्टर वर्क। ऑलराइट सर, हमको ये बात भी क्लियर हुआ। अब कोई सा भी काम करती रही कमेटी, आंसर इज नो। जैसे आपने सुना होगा नॉमिनेशन कमेटी का काम क्या होता है कि ऐसे बेस्ट पर्सनल्स, ऐसे बेस्ट डायरेक्टर्स, एग्जीक्यूटिव, CEO फाइंड आउट करना जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेस्ट होंगे, ठीक है। ऐसे ही हमने ऑडिट कमेटी सुना कि इंटरनल कंट्रोल सिस्टम कैसा है कंपनी का, इंटरनल ऑडिट कैसे चल रही है। इसके लिए हम क्या करते हैं, एक ऐसे स्पेशलिस्ट जो ऑडिट में स्पेशलाइज्ड हैं उनकी हम कमेटी बनाते हैं। सेम ऐसे आपने सुना होगा सेफ्टी एंड हेल्थ एंड एनवायरमेंट, सेफ्टी हेल्थ एंड एनवायरमेंट कमेटी। अब आपकी मान लीजिएगा एक कंपनी जो मैन्युफैक्चरिंग में डील करती है, कहीं वो एनवायरमेंटल पॉल्यूशन तो नहीं फैला रही है, ठीक है, लाइसेंसिंग रिक्वायरमेंट पूरी कर रही नहीं कर रही है, तो उसके लिए भी हमारे बोर्ड के अंदर कुछ लोग हैं, ऐसे मेंबर्स जिनको हमने कमेटी बनाया जो इसका स्पेसिफिक फोकस किस पर रहेगा कि कोई भी एनवायरमेंटल इशू अराइज हो रहे हैं तो वो सजेशन दे। सजेशन किसको देगा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को। तो हमने क्या 3 बातें देखा इसमें। कमेटी क्या होता है? एक स्मॉल वर्किंग ग्रुप होता है व्हिच इज आइडेंटिफाइड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, ऑलराइट। एंड क्या करते हैं? दे सपोर्ट टू whom द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर वर्क। क्या करते हैं? दे परफॉर्म स्पेसिफिक वर्क। स्पेसिफिक वर्क जैसे अभी हमने नाम बताया ना आपको, नॉमिनेशन कमेटी, बोर्ड गवर्नेंस कमेटी, ये सबके नाम देख रहे हैं ना, स्पेसिफिक वर्क होंगे। एनवायरमेंट, हेल्थ एंड एनवायरमेंट, मार्केटिंग एंड पब्लिक रिलेशन, ये सब का सब क्या होगा? स्पेसिफिक वर्क परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, ये स्पेसिफिक वर्क परफॉर्म जो कर रहा है इसके लिए एक्सपर्टाइज होनी बहुत जरूरी है। तो एक्सपर्टाइज का मतलब यहाँ पे क्या होगा? जो उस पर्टिकुलर फील्ड में एक्सपर्ट होगा, जैसे टेक्निकल मान लीजिएगा, डायरेक्टर जो है टेक्निकल डायरेक्टर है। लेट्स एग्जांपल ऑफ इट, कंपनी के हम एक और एग्जांपल समझते हैं, इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं। कंपनी का पैसा कहाँ किस तरह से इन्वेस्ट किया जाए जिससे बेटर रिजल्ट रिटर्न्स आ सकें। तो हमारी कंपनी के अंदर एक ऐसे भी एक्सपर्ट्स हैं जो हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के मेंबर या ऑफ कोर्स हमारे बोर्ड मेंबर हैं जो इन्वेस्टमेंट एक्सपर्ट हैं। अब ऐसे इन्वेस्टमेंट एक्सपर्ट के लिए हम क्या करेंगे? कमेटी क्रिएट करेंगे जिसमें कुछ रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करते हुए कमेटी बनाई जाएगी। आई होप
3-4 बातें पकड़ में आया होगा। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी लिखने के लिए और वैसे रियलिटी समझने के लिए क्या बोल रहे हैं, बोर्ड कमेटी क्या, आई मीन कमेटी क्या होती है मेरे बच्चों, बोर्ड कमेटी क्या होती है, इसमें स्मॉल वर्किंग ग्रुप आइडेंटिफाई द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। किस लिए मेरे बच्चों, किस लिए, किसको ये क्या करता है, सपोर्ट करता है बोर्ड वर्क एंड दे परफॉर्म द स्पेसिफिक वर्क। ऑलराइट सर, they have you know what expertise in a particular field. alright sir, ये भी हमको बात आ याद हुआ। तो पॉइंट पकड़ मारा, स्मॉल वर्किंग ग्रुप। सेकेंड कौन आइडेंटिफाई करता है, बोर्ड, ठीक है। सेकेंड कंसिस्ट विद द बोर्ड मेंबर। थर्ड पॉइंट क्या देखेंगे हम लोग, क्या करेगा ये, परफॉर्म करेगा कौन सा, स्पेसिफिक वर्क। किसको सपोर्ट करेगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के वर्क को सपोर्ट करेगा। एंड इम्प्रूव व्हाट, बोर्ड इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी। आपको जब चैप्टर नंबर 3 पढ़ाएंगे तो बोर्ड इफेक्टिवनेस के बारे में पहले भी आपने सुना होगा। बोर्ड इफेक्टिवनेस का मीनिंग थोड़ा सा एग्जांपल समझाता हूं। देखिए, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का कुछ रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट फुलफिल करने का ड्यूटी बनता है। बोर्ड की पावर, बोर्ड की ड्यूटीज क्या है, बोर्ड के ऑब्लिगेशंस क्या होंगे। अब ये कमेटी, जब भी कोई स्पेसिफिक कमेटी बनेगी तो वो बोर्ड की इफेक्टिवनेस को बढ़ाएगा। क्लियर है? सो इट इंप्रूव्स, कमेटी इंप्रूव्स बोर्ड इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी। सर हमको ये बात भी समझ में आ गया, बट इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां आता है, ध्यान सुनना मेरी बात को। वो इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इसका मतलब ये नहीं कि बोर्ड ने अपनी पावर, कुछ पावर मान लीजिएगा एज पर द यू नो व्हाट रेगुलेशन, कुछ पावर डेलीगेट कर दी कमेटी को और वो अब आराम से बैठे चेयर पे पीछे रखे कि बोला अब हमको कोई टेंशन नहीं क्योंकि कमेटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनेगी। आंसर इज नो। स्टिल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्ट ऑफ द कमेटी। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट बात है, जो भी कमेटी एक्ट कर रही है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बोर्ड की ही बनेगी। क्लियर है? ये तो सिर्फ बोर्ड के वर्क को सपोर्ट कर रहे हैं, बोर्ड की एफिशिएंसी को इंप्रूव कर रहे हैं, बोर्ड की इफेक्टिवनेस को बढ़ा रहे हैं। क्लियर एकदम? सर हमको ये बात एकदम क्लियर हुआ? अगर क्लियर हुआ है तो मेरे बच्चे फटाक से आ जाओ। ऐसा छोटा छोटा देखो पॉइंट्स ना हाईलाइट करो। क्लियर है? हाईलाइट करो, समझो, रिवाइज करो, आगे चलो। टेस्ट सीरीज रेगुलर अटेंड करो, प्रैक्टिस करो। क्लियर? नाउ क्या कह रहे हैं बेटा, कमिटी क्या है, स्मॉल वर्किंग ग्रुप आइडेंटिफाइड बाय द बोर्ड consisting with the board member and supporting the board work, then perform the some specified work। जैसे ऑडिट कमेटी होगी तो उसका अपना काम होगा, इन्वेस्टमेंट कमेटी होगा उसका अपना काम होगा, नॉमिनेशन कमेटी होगी उसका अपना काम होगा, फाइनेंस या बजट कमेटी होगी उसका अपना काम होगा, मार्केटिंग या पब्लिक रिलेशन कमेटी होगी उसका अपना काम होगा। क्लियर एकदम? तो क्या होगा, स्पेसिफाइड वर्क एंड हैविंग एक्सपर्टाइज इन द स्पेसिफाइड फील्ड। ऑफ कोर्स उसमें एक्सपर्टाइज चाहिए तभी तो एक आउटकम अच्छा निकल के आएगा उसका। क्लियर? अल्टीमेटली क्या करेगा, इंप्रूविंग द बोर्ड इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी। क्लियर है सर? अच्छा, अब ये क्या करता है, देखो कहता है प्रिपेयरिंग द ग्राउंड वर्क। ग्राउंड वर्क का मतलब समझते हैं, ध्यान समझिएगा। ग्राउंड वर्क का मतलब यहाँ पर ये है कि जब बोर्ड अपनी मीटिंग में, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपना बोर्ड मीटिंग के अंदर कोई डिसीजन लेंगे, अब सर इतना सारा डेटा होता है सर, इसको सबको एनालिसिस करना, वैल्यूएट करना, सर हाउ इज इट पॉसिबल ना डायरेक्टर के लिए, और टाइम कंस्ट्रेंट और यहाँ पे टाइम रिस्ट्रिक्शंस क्या है कि एक लिमिटेड टाइम पीरियड में उनको डिसीजन भी लेना है। तो कमेटी क्या करेगा, अल्टीमेटली ग्राउंड वर्क करके दे देगा, मतलब माइनर डिटेल्स को अच्छे से एनालाइज करेगा, एवैल्यूएट करेगा विद लॉजिकली, और फिर वो अपनी रिकमेंडेशन बोर्ड को देगा। लेट्स से एन एग्जांपल ऑफ इट। इसको एग्जांपल समझते हैं। मान लीजिएगा कंपनी बिजनेस एक्सपांशन के लिए ना यूके में या यूएस में अपने प्लांट एस्टैब्लिश करना चाहती है। क्लियर? अब या कंपनी इन्वेस्टमेंट करना चाहती है, एक्सपांशन ही है, इन्वेस्टमेंट्स हैं, या मान लीजिए इन्वेस्टमेंट करना चाहती है। अब यहाँ पे बहुत सारे डिटेल्स को एनालिसिस करना बहुत जरूरी है। क्या क्या रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स होंगी, क्लियर एकदम, इन्वेस्टमेंट करना ठीक होगा नहीं होगा, क्या क्या अप्रूवल्स की रिक्वायरमेंट होंगी, क्या क्या रेगुलेटरी चैलेंजेस फेस करने पड़ सकते हैं, टैक्सेशन एस्पेक्ट्स क्या होंगी, क्रॉस बॉर्डर अगर जा रहे हैं तो क्या क्या एस्पेक्ट्स को हमें ध्यान रखना होगा, क्या पर्सनल्स की रिक्वायरमेंट्स होंगी। ये कुछ बेसिक टर्म्स बता रहा हूँ। अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का मीटिंग में इतना मोटा तुमने जाकर मैंने डेटा का एक फाइल रख दिया खड़ा करके, वो बेचारा 3 दिन से 4 दिन से 1 महीने से पढ़ रहा है, नहाया धोया कुछ नहीं है, जा रहा है और मीटिंग अटेंड करने, और वो कंक्लूजन निकाल के तो लाया लेकिन एक अच्छा कंक्लूजन नहीं निकाल पाया। कमेटी इसके ऊपर पहले से काम करेगी और वो एक क्या करेगी, समराइज रिपोर्ट बनाएगी और उसको रिकमेंड करेगी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को, फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को कंसीडर करेंगे। क्लियर? तो अल्टीमेटली क्या करते हैं, दे प्रिपेयर द ग्राउंड वर्क फॉर डिसीजन मेकिंग ए रिपोर्ट एट द सब्सिक्वेंट बोर्ड मीटिंग। रिपोर्ट एट अ सब्सिक्वेंट बोर्ड मीटिंग मतलब आपको बना दिया हमने, इस आपने कंपनी का मान लीजिएगा, कंपनी का पर्पस जैसे मैंने बताया एक्सपांशन का है, तो एक्सपांशन करना सही है नहीं है, कंपनी मर्जर करना चाहता है, अमलगमेशन करना चाहता है, तो यहाँ पर कमेटी उस पर कंसीडर करेगा, उसको रिकमेंड करेगा बोर्ड को। अब फाइनल डिसीजन तो बोर्ड का ही होगा। क्लियर एकदम? नाउ तो हमने 4-5 बातें याद की है यहाँ पर। क्लियर? नाउ अब देखो इंपॉर्टेंट बात है ये बेटा, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। कहता है हाउएवर
बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इज अल्टीमेटली रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्ट्स ऑफ द कमिटी. बोर्ड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिफाइनिंग द कमिटी रोल एंड स्ट्रक्चर. मतलब बोर्ड रिस्पॉन्सिबल रहेगा, इसका मतलब ये नहीं कमेटी ने रिकमेंड किया था तो कमेटी को मारो पीटो, नहीं. स्टिल द बोर्ड विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्ट ऑफ द कमेटी. क्लियर एकदम. मेरे बच्चों को ये पॉइंट्स याद हो गए होंगे, हाईलाइट आप होप कर लेंगे. अगर किसी को दिक्कत आए पॉज कर लो फिर हाईलाइट कर लो. क्लियर, बट पॉइंट टू पॉइंट समझना. नाउ फर्दर, अब देखो इसने कुछ बता रखा है. अब बेटा ये जो है ना इतनी सारी कमिटीज हमने यहाँ देख रहे हैं, ये देखो डिपेंड्स ऑन व्हाट. डिपेंड्स की कंपनी है, ऑर्गेनाइजेशन का साइज क्या है. बहुत साइज है. अच्छा, साइज का साथ दो बातें हो जा सकते हैं क्या. एक तो हमको कंपनीज एक्ट 2013 की प्लस सेबी, मेरे बच्चों को याद आ गया होगा LODR रेगुलेशन 2015, इसकी एक रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट भी होती है, जब आप जानते होंगे जैसे कि एप्लीकेबिलिटी है तो आपको फॉलो करना पड़ेगा. दूसरे एक इंपॉर्टेंट बात जो बोल रहा हूँ, जितनी लार्ज ऑर्गेनाइजेशन होंगे उसमें सेलेक्ट डिपेंड्स ऑन, जनरली होता है कि आप पे जो एप्लीकेबल होती है वो कमेटी आप बनाएंगे. जैसे सिलेक्शन एंड नॉमिनेशन कमेटी सबको पता है, जैसे या गवर्नेंस कमेटी जो बोर्ड की क्या करेगा, अल्टीमेटली बोर्ड के एडमिनिस्ट्रेटिव एक्ट्स को देखेगा कि प्रॉपर एक्ट हुआ रहे नहीं हो रहे हैं. गवर्निंग जो बोर्ड की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है वो प्रॉपर फुलफिल हो रही नहीं हो रही है, वो ध्यान देना, उसको रिकमेंड करना. क्लियर. इन्वेस्टमेंट कमेटी है, रिस्क मैनेजमेंट कमेटी है. अब जरूरी नहीं है, मान लीजिएगा आपकी एक इंश्योरेंस कंपनी है तो आपको ऑफकोर्स रिस्क मैनेजमेंट कमेटी बनानी पड़ेगी, ये मैंडेटरी है. क्लियर एकदम. बट मान लीजिएगा अगर किसी और टाइप की नेचर की कंपनी जहां पे मैंडेटरी नहीं है तो रिस्क मैनेजमेंट कमेटी आप पे अप्लाई नहीं होगी. क्लियर. बट कंपनी का विश है, कंपनी चाहे तो क्रिएट कर सकता है. सेफ्टी एंड हेल्थ एंड एनवायरमेंट कमेटी, आप कोई मैन्युफैक्चरिंग में स्पेसिफिकली वर्क कर रही है तो यहां पर आएगी. प्लस कमेटी ऑफ इंक्वायरी, प्लस फिनेंस एंड मार्केटिंग एंड पब्लिकेशन कमेटी. क्लियर एकदम. तो ये कुछ कमेटीज हैं सर, कैसे याद करेंगे, अभी याद करते हैं ना. नॉमिनेशन कमेटी, बोर्ड एंड गवर्नेंस कमेटी, ध्यान से पकड़ना, ठीक है. बोर्ड एंड गवर्नेंस कमेटी, इन्वेस्टमेंट कमेटी, रिस्क मैनेजमेंट कमेटी, फाइनेंस कमेटी, मार्केटिंग एंड पब्लिकेशन कमेटी. क्या हो रहा है, क्या हो रहा है मेरे बच्चों. या फिर कमेटी ऑफ इंक्वायरी. ठीक है, 5-7 भी ध्यान में रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा. क्लियर. चलिए अब नीट को अगर देखें तो बेटा दो बातें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं. हाँ सबको पता है, ठीक है. पहले एक बात सुनना ध्यान से, तुमको सबको बेटा, आप यहाँ देख रहे हैं ना, एक बार पहले सुन लें, ठीक है, फिर आपके लिए देखना इजी हो जाएगा, समझना इजी हो जाएगा. अभी तक हमने छोटी सी बातें डिस्कस करी कि कमेटी क्या है. एक स्मॉल वर्किंग ग्रुप है जिसको आइडेंटिफाई बोर्ड करता है और जिसके कमेटी के अंदर जो कौन से मेंबर होंगे, बोर्ड मेंबर ही होते हैं. क्लियर एकदम. जनरली ये सपोर्ट करते हैं किसको, बोर्ड वर्क को सपोर्ट करते हैं. दे सपोर्ट द बोर्ड वर्क एंड परफॉर्म द स्पेसिफिक वर्क. They having expertise in a particular field, all right, and they improve what effectiveness, board effectiveness and efficiency. Is it clear? I hope there is no any kind of doubt. Further हमने टाइप ऑफ कमिटीज पढ़ी. बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन खड़ा होता है कि सर कमिटी जरूरत क्यों. आप कहेंगे सर नीड. अब आपने यहाँ पढ़ लिया बात अलग है, अदरवाइज आप सोच के देखिएगा बिजनेस कॉम्प्लेक्सिटी कितनी हो चुकी है. बिजनेस कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब ये है कि अगर आप बिजनेस को बढ़ाना चाहते हैं तो जितना जितना आपका बिजनेस बिजनेस स्केल इंक्रीज होगा, एक्सपांशन में जाएगा, उतने ही रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स आपको फुलफिल करनी पड़ेंगी. अब एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मान लीजिएगा आप कंपनी में है, सबसे बड़ा टाइम चैलेंज आ जाता है. बोर्ड के टाइम मैनेजमेंट का चैलेंज आ जाता है कि वो सारी एस्पेक्ट्स को कैसे डिटेल एनालिसिस कर सकें. डिटेल एनालिसिस करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है. सो बोर्ड कमेटी यहाँ पे बोलता है क्यों है नीड, इंक्रीजिंग द बिजनेस कॉम्प्लेक्सिटी, इंक्रीज द बिजनेस कॉम्प्लेक्सिटी एंड टाइम कमिटमेंट्स ऑफ बोर्ड member, constituting committee has become inevitable. Clear एकदम. ये बात कहाँ भी बोली, साथ में बोला कंपनी एक्ट 2013 एंड सेबी रेगुलेशन 2015 प्रोवाइड वेरी रोबस्ट रेगुलेटरी फ्रेमवर्क. रेगुलेटरी फ्रेमवर्क का मतलब सबको पता जैसे कि there are certain type of companies which are required to form certain committees. Clear. सब पढ़ाएंगे पूरा डिटेल में. Now अब देखो यहाँ पे कहता है committees keep number of participants manageable in a large group. People do not get speak or discussion get quite lengthy. Lengthy क्यों हो जाएगा, सोचो ना, मैं कह रहा हूँ सिंपल सी बात, जितना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन होगा उतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपके पास अवेलेबल होंगी और वो सारी इन्फॉर्मेशन को डिटेल एनालिसिस करना इट्स नॉट क्वाइट ईजी. और फिर आपको कंटिन्यूसली बिजनेस डेवलपमेंट की तरफ भी जाना है. तो बिजनेस डेवलपमेंट कैसे होगा जब आपको इतना डिटेल एनालिसिस करना पड़ रहा है. इसलिए कमेटी क्या करता है, सपोर्ट करता है बोर्ड वर्क को. क्लियर एकदम. नाउ इन दैट केस सेटअप, क्रिएशन सेटअप ऑफ द स्पेसिफिक पर्पस. सेट कमिटी को करिए स्पेसिफिक पर्पस के लिए टू डील विद द जनरल इश्यूज एंड एज ए डेवलपमेंट. क्लियर. अब ये कैसी हो सकती है, शॉर्ट टर्म हो सकती है, टेम्परेरी हो सकती है, परमानेंट हो सकती है.
कमेटी दो तरह की बन जाती है जनरली, बेटा ध्यान सुनना। एक होती है स्टैंडिंग कमेटी, एक होती है एड हॉक कमेटी। एड हॉक कमेटी का मतलब होता है कि एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए बनाया, जैसे ही वो पर्पस अचीव हो गया कमेटी को क्या कर देंगे हम, कंप्लीटली हो गया, सीज हो जाएगी, मतलब खत्म हो जाएगी वो कमेटी। यहां मान लीजिएगा हम बताते हैं आपको जितनी भी स्टैंडिंग कमेटीज होगी ना उसकी डिटेल आपको आर्टिकल एसोसिएशन में या कंपनी के बायलॉज में आपको लेनी पड़ती हैं। टेक द एग्जांपल ऑफ इट, अगर ऑडिट कमेटी का कॉन्सेप्ट अगर अप्लाई हो रहा है तो आपको ऑडिट कमेटी की डिटेल्स आपको आपके आर्टिकल्स में मेंशन करनी पड़ेगी। क्लियर एकदम। तो हम क्या बोले अभी आपको, दो तरह का कमेटी बनेगा, स्टैंडिंग हो सकता है या फिर एड हॉक हो सकता है। अब देखो एक इंपॉर्टेंट आता है, जैसे मैंने भी बोला कि बोर्ड कैन ईदर डेलीगेट सम ऑफ इट्स पावर टू द कमेटी बट प्रोवाइडेड कि वो जो पावर डेलीगेट की जा रही है वो रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट फुलफिल करती हो, मतलब रेगुलेशंस में लेजिस्लेशन उसको परमिट करता हो, लेजिस्लेशन भी परमिट करता हो, लेजिस्लेशन में परमिटेड होना चाहिए। एनेबलिंग टू एक्ट डायरेक्टली, ऐसे भी एक्ट हो सकते हैं जिसके अंदर आप डायरेक्टली, जैसे फॉर एग्जांपल ऑडिट कमेटी को हमने बोला ऑमनीबस अप्रूवल तुम दे सकते हो, ठीक है, ऑमनीबस अप्रूवल दे सकते हो इफ देयर इज एनी काइंड ऑफ रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन, इन दैट केस ऑडिट कमेटी कैन गिव व्हाट ऑमनीबस अप्रूवल। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि बोर्ड उसको बताएगा, फिर उसको बोर्ड को रिकमेंडेशन करेगा, फिर बोर्ड अपना फाइनल डिसीजन देगा। ये कहता है रिक्वायर द रिकमेंडेशंस ऑफ द कमेटी अप्रूव बाय द बोर्ड, बट अल्टीमेटली जब भी रिकमेंडेशन होगा फाइनल डिसीजन किसका चलेगा, बोर्ड का, कि उस कमेटी की जो भी रिकमेंडेशन है उसे हमें एक्सेप्ट करना है या नहीं करना है। क्लियर है ये बोर्ड। अब बहुत सिंपल से बात जानते हो यार ये तो। अब देखो एग्जाम में ना एक छोटी सी क्वेश्चन यहाँ से डेवलप हो सकती है कि भाई डिस्कस द इंपॉर्टेंस रोल ऑफ अ कमिटी इन एन ऑर्गेनाइजेशन। अभी अल्टीमेटली अपने जो पॉइंट्स पढ़ रहा है उसी को हम छोड़ें तो कहते हैं ये सिर्फ स्ट्रेंथ देता है, किस चीज को स्ट्रेंथ देगा, गवर्नेंस अरेंजमेंट्स को। अभी मैंने बोला कंपनी को चलाने के लिए ना कई सारी रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स पूरी करनी पड़ती है, प्रोसीजर है, पॉलिसीज हैं, लॉज हैं, सिस्टम है, लोकल कस्टम्स हैं, सारी एस्पेक्ट्स को कवर करना पड़ता है। तो क्या करेगी अल्टीमेटली वो जो भी स्पेशलाइज्ड आपका ग्रुप होगा, कमेटी जिसकी मैं बात कर रहा हूं, वो क्या करेगा, स्ट्रेंथ देगा। टू स्ट्रेंथ गवर्नेंस अरेंजमेंट्स किसकी, कंपनी का, एंड अल्टीमेटली सपोर्ट अ बोर्ड को सपोर्ट करेगा किस लिए, ताकि आपको जो स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव है उसे अचीव कर सकें, इन द अचीवमेंट ऑफ स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स। तो पहला पॉइंट समझ में आया, टू स्ट्रेंथ व्हाट, टू स्ट्रेंथ इन गवर्नेंस अरेंजमेंट्स। गवर्नेंस अरेंजमेंट्स किसके कर रहे हैं, कंपनी के। क्लियर एकदम। टू स्ट्रेंथ टू व्हाट, टू स्ट्रेंथ गवर्नेंस अरेंजमेंट एंड सपोर्ट बोर्ड इन अचीविंग व्हाट, स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स। देन क्या स्ट्रेंथ करेगा, बोर्ड के रोल को। To strengthen the role of the board in the strategic decision making process। अच्छा strategic decision making, strategic decision making, अभी हमने बोला था they prepare the groundwork for decision making। मतलब जब भी बोर्ड मीटिंग होने वाली है उससे पहले पहले प्री डिसाइडेड किया गया होगा, बोर्ड ने डिसाइड किया होगा कि कंपनी पर्टिकुलर एक्शन लेना चाहता है, इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, ठीक है। तो क्या करा जाएगा, उससे पहले क्या करेगा कमेटी इसके ऊपर काम करेगा। क्लियर है। अब काम करेगा अल्टीमेटली तो बोर्ड के लिए क्या होगा, बोर्ड का रोल क्या होगा, यू नो व्हाट, दे विल गेट स्ट्रेंथ। टू स्ट्रेंथन द बोर्ड, रोल ऑफ बोर्ड इन स्ट्रेटेजी मेकिंग, सपोर्ट द रोल ऑफ नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर इन चैलेंजिंग द एग्जीक्यूटिव मैनेजमेंट एक्शंस। क्या सर, अब आपको पता है डायरेक्टर दो कैटेगरी का बन जाता है, एग्जीक्यूटिव एंड नॉन एग्जीक्यूटिव, एग्जीक्यूटिव एंड नॉन एग्जीक्यूटिव। अब एग्जीक्यूटिव तो भैया बैठा हुआ आपका कंपनी में काम देख रहा है, सुबह शाम सब कुछ देख रहा है। अब एग्जीक्यूटिव कर क्या रहा है, किस तरह से वर्क कर रहा है, किस तरह से काम कर रहा है, ये किसके लिए चैलेंजिंग हो जाएगा, नॉन एग्जीक्यूटिव के लिए, क्योंकि नॉन एग्जीक्यूटिव की इन्विटेशन बोर्ड मीटिंग में ही होनी है। क्या हो रहा है, तो दोनों को हेल्प कर रहा है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ बोर्ड का मीनिंग है, दोनों को मिलाकर हो रहा है, एग्जीक्यूटिव एंड नॉन एग्जीक्यूटिव। क्लियर। पहला हमने कहा टू स्ट्रेंथन द रोल ऑफ द बोर्ड एंड सपोर्ट व्हाट, टू whom, support the role of the non-executive director in challenging executive management action. Maximize the value of input from the non-executive directors, like because they have a limited time. Limited time का मतलब समझ रहे हैं कैसे, आपको पता है मैंने बताया कि वो बोर्ड मीटिंग में ही आएगा। अब बोर्ड मीटिंग में जब आएगा तो आपने भले ही उनको नोटिस भेजा, एजेंडा है उनके पास में, वो 10 दिन पहले वो प्रिपेयर करेंगे, फिर जाके मीटिंग अटेंड करेंगे। बट अगर मैं आपको एक समराइज रिपोर्ट पकड़ाऊँ और उसको मैं आपसे कहूँ कि इसका आप डिटेल एनालिसिस कर लीजिएगा, तो उसको आप समराइज रिपोर्ट को एनालिसिस करने के बाद में अल्टीमेटली जब भी अपनी एडवाइस कौन देगा, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बोर्ड मीटिंग के लिए ना, तो अल्टीमेटली उसकी तरफ से जो आने वाला इनपुट है
वो इंक्रीज होगा नहीं होगा? इनपुट का मतलब यहाँ पे जो अपना वो सजेशन देना चाहता है. सो मैक्सिमाइज द वैल्यू ऑफ इनपुट फ्रॉम द नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बिकॉज यू नो व्हाट दे हैव अ वेरी लिमिटेड टाइम कमिटमेंट्स. फर्दर कहता है टू सपोर्ट द बोर्ड फुलफिलिंग इट्स रोल इन द नेचर एंड मैग्नीट्यूड ऑफ द एजेंडा. मैग्नीट्यूड ऑफ एजेंडा समझते हैं, इंपॉर्टेंस एस्पेक्ट्स, इंपॉर्टेंस. अब जिस मामले को हम यहाँ एजेंडा में डिस्कस कर रहे हैं, जिस पर्टिकुलर मैटर को, सब्जेक्ट मैटर को हम जब डिस्कस कर रहे हैं, जब वो बिजनेस ट्रांजैक्शन उस एजेंडा में मेंशन किया गया है, तो उसके लिए आप ज़्यादा अच्छे से प्रिपेयर होंगे. क्लियर? एकदम क्लियर है मेरे बच्चों को? वापस रिवाइज करेंगे. टू स्ट्रेंथ एंड का गवर्नेंस अरेंजमेंट ऑफ द कंपनी एंड सपोर्ट द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इन अचीविंग व्हाट? इन अचीविंग स्ट्रैटेजिक ऑब्जेक्टिव. एक बार फिर बोलिएगा, साथ बोलिएगा, शर्माइएगा मत, साथ में बोलिएगा. टू स्ट्रेंथ किस चीज के लिए? गवर्नेंस अरेंजमेंट ऑफ द कंपनी एंड सपोर्ट द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अचीविंग स्ट्रैटेजिक ऑब्जेक्टिव्स. फिर क्या कर रहा है? सपोर्ट कर रहा है किसको? टू स्ट्रेंथ द रोल ऑफ द बोर्ड एंड सपोर्ट नॉन रोल. सपोर्ट किसको करेगा? सपोर्ट करेगा नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को. क्यों? क्योंकि एक्चुअली हम क्या होता है बताते हैं, इन चैलेंजिंग द मैनेजमेंट एक्शन, एग्जीक्यूटिव एक्शंस. क्लियर? एकदम. थर्ड, to maximize the value of input from the non-executive director because they have a very limited time commitments. And fourth one is to support the board. बोर्ड का कैसे रोल? मीन्स क्योंकि उनके पास भी तो टाइम लिमिटेड होता है. क्लियर? एकदम. सो लाइक इन द नेचर ऑफ टाइम, यू नो व्हाट, एजेंडा एंड मैग्नीट्यूड ऑफ द एजेंडा. क्लियर? एकदम. चलिए अब एक छोटा सा क्वेश्चन हम यहाँ से भी फटाक से लर्न कर लेते हैं. कहता है कि रेशनल का मतलब बोलते हैं कि लॉजिक क्या है जी कमेटी बनाने के पीछे. वैसे तो इतनी सारी हमने बात करी, आई होप इससे भी अभी बातें क्लियर हो होंगी, बट अभी छोटा सा देखो वापस कहते हैं. कहता है इंप्रूव करता है बोर्ड इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी. अभी पढ़ के आए थे हम लोग, फिर हमने बोला माइनर डिटेल्स नीड टू बी इवैल्यूएटेड, एनालाइज्ड टू अराइव एट अ लॉजिकल कंक्लूजन. भाई कंपनी मान लीजिएगा, मैं यहाँ पे एग्जाम्पल लेता हूँ कि कंपनी किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट मैटर के ऊपर, सब्जेक्ट मैटर मान लेते हैं कोई बिजनेस ट्रांजैक्शन होने वाला है, जैसा अभी हमने एक एग्जांपल लिया था, अभी इन्वेस्टमेंट करना चाहती है. क्लियर? अब इन्वेस्टमेंट करेगी कंपनी, अपने फंड को ही यूटिलाइज करने वाली है आगे. तो कंपनी के पास जो फंड्स अवेलेबल हैं, क्या वो सफिशिएंट हैं? क्या वो फंड्स की रिक्वायरमेंट इमीडिएट तो नहीं है? क्या हमारी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट फुलफिल हो रही हैं? अब यहाँ डिटेल एनालिसिस करना पड़ता है, तो माइनर डिटेल्स भी यहाँ छोड़ नहीं सकते आप. क्लियर? दाम. तो यहाँ पे कमेटी करेगा, माइनर डिटेल्स को एवेल्युएट करेगा, एनालाइज करेगा, ताकि आपको एक लॉजिकल कंक्लूजन दे सके. क्लियर? एंड द बोर्ड कमेटी शैल इन सच केसेस असेस द बोर्ड एंड गिव वेल कंसीडर रिकमेंडेशन. वेल कंसीडर, अच्छे से डिस्कस करने के बाद, समझने के बाद में, एनालिसिस करने के बाद में फिर रिकमेंडेशन देगा किसको? बोर्ड को. तो पहला पॉइंट क्लियर एकदम, improving board effectiveness and efficiency. One more time, improving board effectiveness and efficiency. Second क्या पढ़ रहे थे हम लोग? ध्यान से समझना इसको वापस. Ultimately क्या होता है? Minor details need to be analyzed and evaluated to arrive at a logical conclusion. In that case, the board committees assess the board of director and give their well-considered recommendation. इंसुलेट बोर्ड फ्रॉम पोटेंशियल अनड्यू इन्फ्लुएंस ऑफ कंट्रोलिंग शेयर होल्डर. ये बड़ी खतरनाक और मजेदार बात है. अच्छा, इंसुलेट समझते हैं कि भाई डायरेक्टर लोग, अगर देखो एक डायरेक्टर जब तक इंडिपेंडेंटली होकर डिसीजन ना ले सकें, ठीक है, अभी मैं एग्जांपल देता हूं. मान लीजिए कि आप कहते हैं कि सर मैंने इस कंपनी में ना 70% शेयर ले रखा है, तो जो मैं कहूँगा डायरेक्टर तेरे को वो करना पड़ेगा. तो क्या ये डायरेक्टर एक्चुअली काम कर पाएगा? वो 70% वाले का तो सिर्फ एक मतलब है कि रिटर्न अच्छा आना चाहिए, रिटर्न अच्छा आना चाहिए, कैसे भी आए आना चाहिए, एट द कॉस्ट ऑफ द मिनॉरिटी आए तो आए, आई डोंट केयर. बट इट्स नॉट ट्रू. यहाँ पर कमेटी क्या करेगा? जब डिटेल एनालिसिस करता है तो अल्टीमेटली बोर्ड को क्या होगा? बोर्ड को जब कंट्रोलिंग शेयर होल्डर कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे तो ये उनके पोटेंशियल अनड्यू इन्फ्लुएंस से बचाएगा. इंसुलेट समझते हैं? टेक अवे, इसे जनरली बोलते हैं टेक अवे. टेक अवे, दूर रखेगा किससे? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को फ्रॉम द पोटेंशियल अनड्यू इन्फ्लुएंस. अनड्यू इन्फ्लुएंस डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में बोर्ड डिसाइड क्या करता है? शेयर होल्डर बोलता नहीं जो मैं बोल रहा हूं उनको वो डिसीजन लेना है, नहीं तो निकाल के बाहर फेंक देंगे, नहीं आएगा. बोर्ड इफेक्टिवनेस एफिशिएंसी तो कभी अचीव ही नहीं हो सकती है. क्लियर एकदम. नाउ prepare the groundwork for decision making and submit the recommendation to the board. Of course ये भी अभी पढ़े थे पॉइंट.
बेटर मैनेजमेंट ऑफ बोर्ड टाइम, ऑफ कोर्स। अब भाई जब कंक्लूजन आपके पास, लॉजिकल कंक्लूजन अवेलेबल होगा बोर्ड के पास में, तो बोर्ड का टाइम बचेगा और टाइमली अपने कमिटमेंट्स फुलफिल कर पाएंगे। एंड अलाउज इन डेप्थ स्क्रूटनी ऑफ प्रपोजल्स, डेप्थ स्क्रूटनी ऑफ प्रपोजल्स, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन होने वाला है तो हम डिटेल्स एनालिसिस करेंगे कि कोई गड़बड़ तो नहीं है इसके अंदर, और होगी तो हम रिकमेंडेशन बता देंगे बोर्ड को। बोर्ड ये जो डायरेक्टर ए है ना, ये रिलेटेड पार्टी है, ठीक है, और जो भी रिलेटेड एस्पेक्ट्स होंगी वो उसमें डिस्क्लोज की जाएंगी ना। द बोर्ड विल डिसाइड वेदर टू यू नो व्हाट एक्सेप्ट करना है प्रपोजल को या रिजेक्ट करना है, क्लियर एकदम। तो पहला पॉइंट क्या देखिए हम लोग, इंप्रूव द बोर्ड इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी, ठीक है सर। सेकंड क्या पढ़े थे, याद करना है, सुनो मेरे साथ बोलोगे ना बेटा तभी याद होगा अगर आप ऐसे गुमसुम बैठे रहोगे ना कोई फायदा नहीं है। समझना है, याद करना है, समझना है, याद करना है, ठीक है, क्लियर एकदम। तो पहला क्या देखे, इंप्रूव बोर्ड इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी। फिर दूसरा में इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट पकड़े, सर ऐसे तो बहुत सारा पॉइंट हम भूल भाल जाएंगे। कुछ नहीं भूलोगे, 2 या 4 बार मेरे साथ रिवाइज करोगे ना, ये सब का सब याद रहेगा आपको, गारंटी से बोल रहे हैं। ये जितना भी पढ़े हम लोग, ये कोई दिक्कत नहीं आएगा किसी में भी। आप सिर्फ प्रॉपर हाईलाइट कीजिएगा, रिवाइज कीजिएगा, साथ में बोलिएगा, तभी आपको याद होगा, क्लियर एकदम। तो पहला क्या बोले, इंप्रूव बोर्ड इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी। फिर आपको बताए थे क्या, छोटा छोटा डिटेल को क्या एनालिसिस चाहिए, तो माइनर डिटेल्स नीड टू बी एनालाइज्ड एंड इवैल्यूएटेड टू अराइव एट लॉजिकल कंक्लूजन, एंड द कमिटी विल असिस्ट द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एंड गिव देयर वेल कंसीडर्ड रिकमेंडेशन, क्लियर एकदम। और डाउट्स पे पूछ सकते हो, ठीक है, डाउट है तो पूछ सकते हो, क्लियर है, ठीक है सर। प्रिपेयर क्या करेगा, ग्राउंडवर्क फॉर डिसीजन मेकिंग बोर्ड के लिए, क्लियर। पोटेंशियल अनड्यू इन्फ्लुएंस से बचा कर रखेंगे तुमको, चिंता मत करो डायरेक्टर लोग, चिंता मत करो। इंसुलेट अगर वर्ड याद नहीं रहता है तो टेक अवे, बट इट्स क्वाइट बेटर ना अगर आप यूज करें अच्छी वोकैब्स। सो इंसुलेट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर फ्रॉम द पोटेंशियल अनड्यू इन्फ्लुएंस ऑफ कंट्रोलिंग शेयरहोल्डर एंड मैनेजर्स, क्लियर है। एंड बेटर टाइम मैनेजमेंट ऑफ द बोर्ड, बेटर टाइम मैनेजमेंट ऑफ द बोर्ड एंड डेप्थ में क्या करेंगे, स्क्रूटनी ऑफ द प्रपोजल। फाइनली one way of managing the work of the board and strengthening the board governance role। एक तरीके से अगर देखा जाए तो कहता है जी कि एक बोर्ड के काम को, बोर्ड के वर्क को ना बहुत अच्छे से मैनेज करने में हेल्प कर रही है, ठीक है, ताकि बोर्ड की गवर्नेंस रोल जो है वो इम्प्रूव हो सके, वो स्ट्रेंथ मिल सके उसे। सर यहाँ तक तो हमको याद हो गया, सर आप इतना चीख के पढ़ा रहे हैं कि याद हो गया हमें। चलिए इट्स क्वाइट बेटर, चलिए आगे देखते हैं। अब कहता है मैनेजमेंट कमेटी की मैनेजमेंट कैसे की जाती है। अब फंक्शन कौन बताएगा, फंक्शन जिसे बोल रहे हैं कमेटी कौन बताएगा, बोर्ड डायरेक्टर। तो कहता है फंक्शन ऑफ द कमेटी इन अकॉर्डिंग टू टर्म्स ऑफ रेफरेंस। टर्म ऑफ रेफरेंस क्या होता है बेटा, किस ऑब्जेक्टिव से बनाई है ना, इनकी कितनी मीटिंग्स होंगी, मीटिंग्स की डिटेल्स देनी पड़ेगी, क्लियर है। ऑब्जेक्टिव ऑफ द मीटिंग ऑब्जेक्टिव बताना चाहिए, मीटिंग्स बताना चाहिए, कॉरम क्या रहेगा, कमिटी सेक्रेटरी का क्या रोल होगा, ठीक है, जो यहाँ आपने ग्रुप बनाया वो कैसा है, स्पेसिफिक है, नेचर कैसा है, वर्क क्या होगा उनका, ये सारी चीजें एस्पेक्ट्स हम किसमें करते हैं, टर्म्स ऑफ रेफरेंस के अंदर, क्लियर एकदम। तो जनरली अगर मैं इन सिंपल वर्ड्स बोलूँ तो फंक्शंस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिसाइड करते हैं कमेटी को क्या परफॉर्म करना है, क्लियर एकदम। तो कहता है फंक्शंस इन अकॉर्डिंग टू द टर्म्स ऑफ रेफरेंस एस्टैब्लिश्ड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। देयर आर 2 टाइप ऑफ कमेटी, मैंने बताया था आपको अभी, स्टैंडिंग कमेटी एंड एड हॉक कमेटी, स्टैंडिंग कमेटी और एड हॉक कमेटी, क्लियर एकदम। स्टैंडिंग कमेटी, एड हॉक कमेटी, एड हॉक कमेटी कैसी होगी बेटा, एक स्पेसिफिक पर्पस अचीव करने के बाद खत्म, बट जो स्टैंडिंग कमेटी होगी कहता है शुड बी इंक्लूडेड इन द आर्टिकल्स और बायलॉज, क्लियर है। लाइक यू नो ऑडिट कमेटी अगर एप्लीकेबल हो गया आप पे तो ऑडिट कमेटी, CSR कमेटी, क्लियर। नाउ ये क्या करेगी, रिकमेंड पॉलिसी, बोर्ड अप्रूवल, फर्दर full use of board member expertise, time and commitments and diversity of opinion। ध्यान समझना, 3 पॉइंट्स भी बोले हैं, कहता है क्या, functions in accordance with the terms of reference as established by the board of director। इनके functions कौन बताएगा, board of director बताएंगे, ऑलराइट सर। तो फंक्शंस कौन बताएगा कमेटी के, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। वो कहाँ लिखा हुआ, टर्म्स ऑफ रेफरेंस का। टर्म्स ऑफ रेफरेंस का मतलब क्या होता है मेरे बच्चों, मैं डिटेल में जाऊँगा आगे, बट कमेटी को क्या क्या परफॉर्म करने हैं, फंक्शंस की डिटेल होती है, ऑब्जेक्टिव क्या है, मीटिंग्स कितना करना है, कितने टाइम मिलेंगे, कॉरम क्या होगा, मिनट्स कैसे प्रिपेयर किए जाएंगे, क्लियर है, रिकमेंडेशन कैसे दी जाएगी, ये सारी एस्पेक्ट्स कवर होंगे इसके अंदर, क्लियर। अच्छा इसके अलावा हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पर आपको, सेकेंड एस्पेक्ट क्या कवर किया हम इसकी, कि भैया 2 तरीके हो सकती है, स्टैंडिंग कमेटी या फिर एड हॉक कमेटी हो सकती है।
पॉलिसी बनाने का काम है किसका, कमेटी का, और रिकमेंड करना किसको, बोर्ड को। तो पॉलिसी बनाएगा, रिकमेंड पॉलिसी तो बोर्ड। फिर बोर्ड की जो एक्सपर्टाइज उसका फुल यूटिलाइजेशन हो सकेगा। फुल यूटिलाइजेशन का मतलब समझेगा, 5 लोग हैं और 5 बोर्ड के अंदर जो मेंबर्स हैं, 5 डिफरेंट फील्ड से हैं, ठीक है, बट इन 5 का डिफरेंट एक्सपीरियंस है, डिफरेंट एक्सपर्टाइज है। कोई मार्केटिंग एक्सपर्ट है तो कोई आरडी एक्सपर्ट है, ठीक है, कोई लीगल एक्सपर्ट है, कोई मैन्युफैक्चरिंग से, प्रोडक्शन से एक्सपर्ट है। तो यहाँ पर जब हम फर्दर कोई जब अलग से कमेटी बनाते हैं तो इनकी स्पेशलाइजेशन का क्या हो सकता है, बेटर यूटिलाइजेशन होता है। तो कहता है फुल यूज ऑफ बोर्ड मेंबर्स एक्सपर्टाइज, टाइम एंड कमिटमेंट। नॉट सप्लेंट, सप्लेंट समझते बेटा, ऐसा नहीं है कि डिटेच कर देना। रुको 1 मिनट, एक सिंपल वर्ड बताता हूं, रिमूव। समझना इस मेरी बात को, बताया सर इसका मतलब ये नहीं है, नॉट सप्लेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ईच बोर्ड मेंबर, दे ऑपरेट एट अ बोर्ड लेवल नॉट अ स्टाफ लेवल। जो आप यहाँ पर कमेटी की बात कर रहे हैं ना, याद देखिएगा, इसका मतलब ये नहीं है कि बोर्ड की रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म कर देगा, नहीं जी। क्या कहता है, नॉट सप्लेंट, सप्लेंट मतलब रिमूव, सो नॉट रिमूव द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ईच डायरेक्टर। इसका मतलब ये नहीं है कि कमेटी के अंदर सपोज हमारी ऑडिट कमेटी के अंदर हमारी बोर्ड का एक मेंबर है जो कि ऑडिट कमेटी का मेंबर है, क्लियर एकदम, और वो क्या बोलता है, सुनो ऐसा है, मैं तो रिकमेंड किया था और मैं तो उस कमेटी से रिकमेंड किया था, गलती तुम लोगों का है। नहीं, देखो समझो मेरी बात को, जो बोर्ड मेंबर है वो एक्सपर्टाइज है अगर अकाउंटेंसी के अंदर, और उसको आपने मेंबर बनाया हुआ किसका, ऑडिट कमेटी का, तो उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ बोर्ड के अंदर जो बैठा हुआ है ना, बोर्ड के अंदर जो है वो उसकी खत्म नहीं हो जाएगी। अगर वो मेंबर भी है कमेटी का तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी एज ए बोर्ड रहेगी, एंड दे एक्ट, दे ऑपरेट एट अ बोर्ड लेवल नॉट स्टाफ लेवल। एंड मिनट्स होंगे, आपको पता है सारी कमेटी मीटिंग्स के जितने भी ऑफकोर्स कमेटी की जो मीटिंग की जो भी मिनट्स आप जानते हैं, मिनट्स आप जानते होंगे, ठीक है, वो कहाँ रखे जाते हैं, बोर्ड मीटिंग के अंदर, ठीक है, प्लीज बिफोर द बोर्ड, कि भाई बोर्ड कंसीडर करता है कि जो इन्होंने एक्ट परफॉर्म किया है, भैया वो जो हम चाह रहे हैं कमेटी बनाने का जो पर्पस है वो पूरा फुलफिल हो रहा है या नहीं हो रहा है, क्लियर एकदम। तो मेरे बच्चों को छोटा सा पॉइंट याद हुआ, कमेटी मैनेजमेंट के अंदर, मैनेजमेंट का मतलब फंक्शन कौन बताएगा इनका, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, क्लियर सर। 2 तरह का हो सकता है, स्टैंडिंग एंड एड हॉक कमेटी हो सकता है, पॉलिसी रिकमेंडेशन का काम करती है जनरली, क्लियर एकदम। यहाँ पे क्या होगा, फुल यूज ऑफ बोर्ड मेंबर्स, एक्सपर्टाइज, टाइम एंड कमिटमेंट्स, ठीक है, कोई डाउट यहाँ तक, चलिए। एंड नॉट सप्लेंट, जा ऑफ कोर्स नॉट रिमूव द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ईच डायरेक्टर। चलिए चलते हैं आगे। आई होप मेरे बच्चों को यहाँ तक का सेशन याद हो गया होगा, ठीक है। कुछ जनरल एस्पेक्ट्स और फटाफट से कंप्लीट कर लेते हैं उसको। कहता है कंपनी अगर लिमिटेड बाय शेयर्स, आपकी कंपनी कैसी है, लिमिटेड बाय शेयर्स, वापस सुनना, कंपनी कैसी है, लिमिटेड बाय शेयर, टेल नंबर एफ लग जाएगी, आपको पता होगा, टेबल एफ शेड्यूल फर्स्ट, एग्जीक्यूटिव में चिक चिक के पढ़ाएं, आपको अच्छे से रटा के पढ़ाएं ये बात, ठीक है। कहता है वहाँ पे कुछ बातें आपको ध्यान रखनी है, कंपनी के जो आर्टिकल्स है ना, आर्टिकल्स, इसमें आपको कुछ बातें मेंशन करनी पड़ेगी। कहता है क्या, ध्यान सुनना, बोर्ड में सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ द एक्ट, कहता है जी, लेकिन याद रखिएगा लॉ को ध्यान रखते हुए, डेलीगेट एनी ऑफ इट्स पावर टू द कमेटी कंसिस्टिंग ऑफ सच मेंबर और मेंबर्स ऑफ इट्स बॉडी एज ए थिंग फिट। वन मोर टाइम आई एम टेलिंग यू, बोर्ड कर सकता है अपनी पावर डेलीगेट कर सकता है, आंसर इज यस, प्रोवाइडेड आफ्टर कंसिडरिंग द प्रोविजन ऑफ द लॉ। डायरेक्ट कर लेना है कि ऐसा तो नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, चलिए मैं आपको एग्जाम्पल समझाता हूँ, हमने डेलीगेट कर दिया पावर, और वो डेलीगेशन ऑफ पावर मान लीजिएगा मर्जर को अप्रूव करने की पावर हमने किसको दे दी है, कमेटी को। इज इट पॉसिबल? नहीं, मर्जर अप्रूवल नहीं, डायरेक्टर ही करेगा। या हमने बोला जो आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं उनको कंसीडर करने का पावर किसको दे दी हमने, कमेटी को, नहीं। या हमने बोला डिविडेंड डिक्लेयर करने का जो पावर है हमने किसको दे दिया है, कमेटी को, नहीं, डायरेक्टर ही करेगा। तो यहाँ पे बोला सब्जेक्ट द प्रोविजन ऑफ द एक्ट, क्लियर है, डेलीगेट कर सकता है। ये बात आपको लिखना पड़ेगा, किसमें, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में अपने मेंशन करना पड़ेगा, ठीक है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में आपको उसको मेंशन करना होगा, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में मेंशन करना है, क्लियर है। तो डेलीगेट आपने जो पावर किया बोर्ड ने उसको आर्टिकल से मेंशन कीजिएगा। दूसरा कहता है एनी कमेटी टू सो फॉर्म्स शेल इन एक्सरसाइज द पावर ऑफ power so delegated conform to any regulations that may be imposed on its by the board। तो कमेटी जो अपने फंक्शन परफॉर्म करेगी वो इस पर रेगुलेशन करेगी, और वो रेगुलेशन का मतलब जिस रेगुलेशन के अकॉर्डिंग बोर्ड को वो काम करने की पावर दी गई है
अब वो क्या कर रही है, कमेटी कर रही है, तो उस रेगुलेशन को कंसीडर करना है, किसको, कमेटी को। क्लियर एकदम, ठीक है सर। और कमेटी में इलेक्ट द चेयरपर्सन ऑफ इट्स मीटिंग, ऑफ कोर्स। अब देखो दो बातें हैं, कमेटी अपना चेयरपर्सन बना सकती है, जो उसके मेंबर है उसमें से एक को इलेक्ट कर सकती है। अगर नहीं है, मान लीजिए कमेटी मेंबर में कमेटी का चेयरपर्सन नहीं है, तो किसी को भी इलेक्ट कर लेगी। ऑलरेडी है तो वो चेयरपर्सन रहेगा, कौन रहेगा, जो उसमें से इलेक्ट किया गया है। एक ऑलरेडी है बट वो मीटिंग में नहीं आया अभी तक, और मान लीजिएगा कमेटी की मीटिंग हो रही है विद इन 5 मिनट्स, कब से, जब मीटिंग का स्केड्यूल रखा गया है, टाइमिंग रखा गया है, और विद इन 5 मिनट्स नहीं आए, तो मेंबर जो प्रेजेंट होंगे उसमें से किसी एक को इलेक्ट कर सकते हैं एज अ चेयरपर्सन। ये बात यहाँ का है, देखो, if no such person is elected or if any meeting of the chairperson is not present within 5 minutes after the time appointed for holding the meeting, the member present may choose of one of them, या of course किसी एक को मेंबर को क्या बना सकते हैं, चेयरपर्सन। एडजमेंट का प्रोविजन दे सकती है, हाँ जी, मीटिंग करना और एडजर्न करना, ये मीटिंग डिसाइड कर, आर्टिकल में लिखना, आर्टिकल्स में लिखना है, ठीक है। देन क्वेश्चन अराइजिंग एट एनी मीटिंग ऑफ द कमिटी शैल बी डिटरमाइंड बाय द मेजॉरिटी ऑफ वोट्स। मेजॉरिटी ऑफ वोट्स, अब अगर आप समझिएगा वोट अगर इक्वली हो गए तो कास्टिंग वोट आपको सबको पता है किसको मिलता है, सेकंड कास्टिंग वोट जिसको मिलता है, चेयरपर्सन ऑफ द सच मीटिंग। क्लियर एकदम। नाउ इन दिस केस इक्वलिटी ऑफ वोट्स, द चेयरपर्सन शैल हैव अ सेकंड और कास्टिंग वोट। फटाफट से रीड करवा रहा हूं क्योंकि एस्पेक्ट सबने एग्जीक्यूटिव में घोट घोट के पी हैं। ये दो बातें 70, अगर हम 74 75 की तरफ जाते हैं तो हम ध्यान से देखते हैं कि अगर कोई भी एक्ट किसी कमिटी ने, बोर्ड ने, या किसी पर्सन जिसको ऑथोराइज किया गया था बोर्ड, वो परफॉर्म किया और लेटर ऑन ये फैक्ट सामने आता है कि वो उसके लिए वैलिड नहीं था, तो एक्ट तो वैलिड माना जाएगा। देखो, ऑल एक्ट डन इन एनी मीटिंग ऑफ द बोर्ड, कमिटी देयर ऑफ और बाय एनी पर्सन एक्टिंग एज अ डायरेक्टर शैल, नॉटविथस्टैंडिंग दैट इट मे बी आफ्टरवर्ड डिस्कवर्ड देयर वाज सम डिफेक्ट इन द अपॉइंटमेंट ऑफ एनी। देखो यहाँ पे हाईलाइट करना, इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट क्या है, अपॉइंटमेंट ऑफ एनी or more of such director or any person acting as aforesaid or that or any of them were disqualified be as valid if every such director or such person had been duly appointed and was qualified to be a director, provided ये एक्ट परफॉर्म होने के बाद नॉलेज में आया कि जो पर्टिकुलर पर्सन आपने अपॉइंट किया था, डायरेक्टर किया था, या डायरेक्टर, देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात क्या है, एक लैंग्वेज में अगर ध्यान से देखें ना, और वन और मोर ऑफ सच डायरेक्टर्स, उनकी अपॉइंटमेंट कैसी थी, डिस्क्वालीफाइड थी। अब सर क्या करें, वो एक्ट तो परफॉर्म हो गया तो ठीक है जी, लेकिन अब नहीं कर सकते, इसलिए वर्ड लैंग्वेज लिखे हुए हैं, नॉटविथस्टैंडिंग दैट इट मे बी आफ्टरवर्ड डिस्कवर्ड। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आपको पता लग गया उसके बाद अगर आप फिर कोई एक्ट परफॉर्म करो तो वो वैलिड हो जाएंगे सारे, नहीं। आपको ये एक्ट परफॉर्म करने के बाद में कोई भी डिसीजन मीटिंग में लिया गया था, ठीक है, कमेटी की या बोर्ड की मीटिंग में या किसी पर्टिकुलर डायरेक्टर को आपने ऑथराइज किया था, और वो पता लगा लेटर ऑन, एक्ट हो जाने के बाद में पता लगा कि वो एक्ट कैसा, जो डायरेक्ट पर्टिकुलर पर्सन की अपॉइंटमेंट है वो कैसी थी, इनवैलिड, डिस्क्वालीफाइड थी, बट वो एक्ट जो प्रीवियस एक्ट है वो वैलिड ट्रीट किया जाएगा। एंड सेव एज अदरवाइज एक्सप्रेसली प्रोवाइडेड इन द एक्ट, अ रेजोल्यूशन इन राइटिंग साइंड बाय ऑल मेंबर्स ऑफ द बोर्ड और ऑफ अ कमिटी ऑफ, यहाँ पे हाईलाइट करना, बाय द ऑल मेंबर्स, बाय द ऑल मेंबर्स कमिटी दे ऑफ फॉर टाइम बिंग एंटाइटल्ड टू रिसीव द नोटिस। ऑफ कोर्स मतलब एलिजिबल होना चाहिए कि उस मीटिंग का नोटिस रिसीव करने के लिए एलिजिबल हो, चाहे बोर्ड का चाहे कमेटी का। शैल बी वैलिड एंड इफेक्टिव एज इट हैड बीन पास एट द मीटिंग ऑफ द बोर्ड और कमेटी ड्यूली कन्विन्ड एंड हेल्ड। समझो, रेजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन के थ्रू, रेजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन थ्रू बोर्ड ने एक अप्रूवल दिया, और उस बोर्ड ने जब अप्रूवल दिया है तो सारे मेंबर्स ने, बोर्ड के सारे मेंबर्स ने उसको साइन किया है। अच्छा, वो अप्रूवल जो थी राइटिंग थी वो साइन किया है, ठीक है, चाहे वो बोर्ड से रिलेट करता हो या फिर कमेटी से रिलेट करता हो, कोई पर्टिकुलर बिजनेस ट्रांजैक्शन है, ठीक है। नाउ ये जो है इसे ऐसे ट्रीट किया जाएगा कि बोर्ड मीटिंग में ही या उस पर्टिकुलर बोर्ड की कमेटी मीटिंग में ही डिस्कस किया गया था कि प्रॉपर्ली जो बोर्ड मीटिंग थी या कमेटी मीटिंग थी कन्विंस हुई थी, जिली हाउस हुई थी, क्लियर एकदम। अच्छा, यहाँ इंपॉर्टेंट पहली लैंग्वेज बोल दी है, सेव एज अदरवाइज एक्सप्रेसली प्रोवाइडेड इन द एक्ट। बट जैसे आपको पता होगा, अच्छे से पता होगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स या डिविडेंड डिक्लेरेशन बहुत से रटा होगा आपने, डिविडेंड डिक्लेरेशन है ना, कुछ ऐसी एस्पेक्ट्स हैं यहाँ पे जो मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। ये कुछ या मर्जर अमालगमेशंस ऐसे कुछ एस्पेक्ट्स हैं जिसको जनरली कहाँ पर किया जाएगा, बोर्ड मीटिंग में किया जाएगा। बहुत सारे बिजनेस ट्रांजेक्शन ऐसे, तो मैं सिर्फ एग्जांपल पुट कर रहा हूँ अभी। अब
ये क्या है, रेगुलेशन में लिखा है, सबको अच्छे से पता है। तो रेगुलेशन में इसको लिखा है तो इसको फिर बोर्ड मीटिंग में ही बैठ के करना है। अदरवाइज अगर कहीं अगर रेगुलेशन में नहीं लिखा है और बोर्ड के पास एक अथॉरिटी है कि उसको सर्कुलेशन के थ्रू अप्रूव कर सकती है, तो उसे सर्कुलेशन थ्रू भी मैनेज कर सकती है, बिजनेस कर सकती है, और उसको हम यही मानेंगे कि वो कैसे हुई है, प्रॉपर बोर्ड मीटिंग में ही डिस्कस किया था, ये बोर्ड की कमेटी मीटिंग में ही डिस्कस किया था। क्लियर एकदम। मेरे बच्चों यहाँ तक आप लोगों को, मेरे को अच्छे से उम्मीद है कि आप लोगों को याद हो गया होगा कॉन्सेप्ट। अब क्या करना है मेरे बड़े बड़े बच्चों, आपको एक बार प्रॉपरली रिवाइज कर लेना है इसको। अगर डाउट होगा तो क्या देखेगा, ना के 9 का व्हाट्सएप ऑफिशियल नंबर पे पूछेगा, इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में पूछेगा। ऑलराइट, नेक्स्ट पार्ट आने वाला है, और याद रखिएगा CFL का टेस्ट सीरीज तो अटेंड करना ही करना है। 4 पार्ट कंप्लीट हो चुका है, तो अच्छे से उसका टेस्ट करना है। क्लियर है, रेडी रहेगा, टेस्ट आ रहा है। गुड बाय, टेक केयर।